नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए 10 ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूं, ऐसी टिप्स लेके आया हूं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो हेयर लाइन से पीछे के एरिया में आपकी रीग्रोथ बहुत अच्छे से पॉसिबल है। हेयर लाइन से आगे जहां आपको वेलस हेयर या बहुत पतले बाल नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहां पे रीग्रोथ के चांसेस ना के बराबर होते हैं। वहां पे अगर हमें रीग्रोथ चाहिए तो हेयर ट्रांसप्लांट एक अकेली ऑप्शन है। जहां आपके बाल हैं, हल्के बाल हैं, छोटे बाल हैं, पतले बाल हैं, वहां पे इन 10 टिप्स के द्वारा आप अच्छी रीग्रोथ वापस लेके आ सकते हैं। सबसे पहला, मल्टीविटामिन। अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे विटामिन हैं जो पूरे शरीर को चाहिए, जैसे कि विटामिन B12, बिकासूल का कैप्सूल जो मार्केट में आम अवेलेबल है। तो विटामिन B12 बाय डिफॉल्ट आप ले सकते हैं। आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। हालांकि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें B12 की डेफिशिएंसी आमतौर पर देखी गई है। तो B12 एक बहुत जरूरी चीज है, इसे नोट करके रख लीजिए। दूसरा, स्पेसिफिकली बालों के लिए आपको बायोटिन चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन D चाहिए और साथ में फॉलिक एसिड चाहिए। अब ये सारी चीजें किसी एक कैप्सूल में या किसी एक टेबलेट में मिलना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, बट आप 2 से 3 टेबलेट के अंदर भी अगर इन सब मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं तो आपके हेयर ग्रोथ के अंदर काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। टिप नंबर 2 है सन एक्सपोजर। और साइंटिफिकली प्रूवन है कि 10 से 15 मिनट का जो सन एक्सपोजर है, इसलिए नहीं कि आपकी स्किन में विटामिन D बन रहा है, इसके और बहुत सारे हार्मोनल इम्प्लीकेशंस हैं। जैसा कि आपकी आंखों के थ्रू जब नेचुरल लाइट अंदर एंटर करती है तो मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल के लेवल्स को बॉडी के अंदर रेगुलेशन का एक तरीका मिलता है। तो 10 से 15 मिनट के लिए अगर आप सनलाइट को एक्सपोज करते हैं, सुबह 9 बजे से पहले वाली जो एक मध्यम सनलाइट होती है, बहुत शार्प सनलाइट के नीचे नहीं जाना है आपको, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज्यादा होती हैं। तो 9 बजे से पहले की जो सूर्य की किरणें हैं उसमें आप अपनी बॉडी को एक्सपोज कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा एरिया एक्सपोज कर सकते हैं उतना आपको इसमें बेनिफिशियल इफेक्ट आएगा। इसके अलावा 10 से 15 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें आप रनिंग कर सकते हैं, रोप की स्किपिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पसीना आ जाए और आपका हार्ट रेट अप्रोक्सीमेटली 135 से 140 पर मिनट के बीच में पहुंच जाए, इतना राइज हो जाए। नॉर्मल हमारा हार्ट रेट 76 से लेके 80 के बीच में रहता है। देन तीसरा है एंटी डेंड्रफ शैम्पू। आप सोच रहे होंगे कि मुझे डेंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है, मेल हो या फीमेल हो, एंटी डेंड्रफ शैम्पू कैसे काम करेगा? तो साइंटिफिक स्टडीज में ये सामने आया है कि जब भी हेयर फॉल की समस्या होती है तो कहीं ना कहीं हमारे स्कैल्प का जो माइक्रोफ्लोरा होता है, यानी कि वो फंगस जो हमें नॉर्मली आंखों से नहीं दिखती पर जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे दिखती है तो हर रूट के साथ नीचे चिपके हुए नजर आते हैं। इस तरीके की फ्लेकिंग के ऊपर आपको नजर आए या ना आए, कीटाकोनाजोल का शैम्पू बहुत अच्छे से काम करता है और आपके स्कैल्प का, आपकी जो सिर की चमड़ी है, वहां पे जो फंगस की ग्रोथ है उसको कंट्रोल में लेके आता है और बहुत सारे केसेस को इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मेल्स के अंदर जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, DHT ज्यादा होने की वजह से जो मेल्स के अंदर हेयर फॉल होता है, उसे भी कीटाकोनाजोल एक लेवल तक रेगुलेट करता है। DHT लेवल्स को रूट्स के लेवल पे, स्कैल्प के लेवल पे नीचे लेके आता है। कीटाकोनाजोल शैम्पू को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है कि आपने रूटीन शैम्पू की तरह लगाया और वॉश कर दिया। इस शैम्पू को लगा के 6 से 8 मिनट तक आपको स्कैल्प पे रखना है ताकि जो कीटाकोनाजोल है वो अपना इम्पैक्ट अच्छे से नीचे रूट्स तक पहुंचा पाए। कीटाकोनाजोल का शैम्पू आप अल्टरनेटिव डे, शुरू में एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं और आफ्टर 15 डेज आप इसको हफ्ते में 2 बार रेगुलरली इस्तेमाल करते रहेंगे, बहुत लंबे समय तक भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको कहीं कोई साइड इफेक्ट है इसका कोई नुकसान नहीं है। देन आ जाता है मिनॉक्सिडिल। ओवर द काउंटर मेडिसिन है मिनॉक्सिडिल और बहुत सारे लोग शायद पहले इस्तेमाल भी कर चुके होंगे। मिनॉक्सिडिल एक US FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है। 2% से लेके 10% तक की कंसेंट्रेशन में आपको मिलती है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप 2% कीटोकोनाजोल से शुरू कीजिए, 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कीजिए। हफ्ते के अंदर अगर आपको हेयर फॉल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% की रिडक्शन अगर नहीं मिलती तो इसे इंक्रीज करके आप 5% तक जा सकते हैं। फीमेल्स के अंदर प्लेन मिनॉक्सिडिल रिकमेंडेड होती है और मेल्स के अंदर मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्रेट का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मेल्स में 5% से ऊपर की कंसंट्रेशन विद फिनेस्टेराइड मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। उसके लिए आप अपने ट्राइकोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके स्कैल्प की प्रॉपर कंडीशन चेक करवा के, विटामिन लेवल्स चेक करवा के तभी आप इस्तेमाल कीजिए। मिनॉक्सिडिल के साथ एक और हल्की सी कॉम्प्लिकेशन है, वो है इसका इरिटेबिलिटी।
बहुत सारे लोगों को मिनॉक्सिडिल सूट नहीं करता है क्योंकि इसमें कुछ अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें कि मिनॉक्सिडिल को डिसॉल्व किया जाता है। तो मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा मिनॉक्सिडिल का 2 ड्रॉप्स लेके कान के पीछे बिहाइंड द ईयर आप लगा के छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट तक ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको कोई रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर आप आराम से मिनॉक्सिडिल को इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में 2%, फिर 5%, 10% जाने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर सलाह लीजिए। नेक्स्ट टिप है पेप्टाइड सीरम्स। पेप्टाइड सीरम जैसा कि प्रोकेपिल, रिडेंसिल, एनागेन, कोपेक्सिल, बहुत सारे पेप्टाइड्स आ गए हैं। ये सेफ इसलिए होते हैं कि पहला, ये वाटर सॉल्युबल है, इनमें अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता, स्किन की इरिटेबिलिटी बहुत कम रहती है। सेकंड, ये नेचर से ही डिराइव किए गए होते हैं। और तीसरा, इनको कितने भी लंबे समय तक आप इस्तेमाल कीजिए, ये ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, इनके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं है, तो इसका लंबे समय तक भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बढ़िया चीज पेप्टाइड्स में ये देखने को मिलती है कि जैसे मिनॉक्सिडिल सुपरफिशियली काम करती है, मिनॉक्सिडिल आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं स्कैल्प की, उनको डायलेट कर देती है और ब्लड सप्लाई को टेम्परेरीली इंक्रीज करती है। जबकि पेप्टाइड्स जो हैं वो रूट के लेवल पे जाके जो आपके स्टेम सेल्स हैं नीचे, जहां से आपके रूट इनिशिएट होती है, बल्ब सेल्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करती है, डीपी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं पेप्टाइड्स। तो आपकी ग्रोथ जो है पेप्टाइड के द्वारा आई गई जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत लंबे समय तक आपकी टिक जाती है। जबकि मिनॉक्सिडिल कई केसेस में देखा गया है कि मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद आपका हेयर फॉल पहले से भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो ये समस्या पेप्टाइड के केस में देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट एक DIY टिप है, यानी कि आप ये ऑयल अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आप देखते होंगे जिसमें कि ऑयल है, 2.0 है, इस तरीके से बहुत सारी गिमिक्स चली हुई हैं। हमें ये नहीं पता होता कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो आज आपको सॉलिड इंग्रेडिएंट्स जो कि बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स पे बेस्ड हैं और ब्लड सप्लाई इंक्रीज करने वाले हैं और नेचुरल हैं, वो आप अपने घर पे कैसे इस्तेमाल करें, तो इस रेसिपी को जरूर नोट कर लीजिए। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्लिनिक पे प्रूवन है, बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है, आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या चाहिए होगा इसमें, आधा लीटर तो कोकोनट ऑयल और एक थर्मामीटर। थर्मामीटर इस प्रोसेस में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, उसके बिना आप इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान कर लीजिएगा। आधा लीटर कोकोनट ऑयल को हमें गर्म करना है गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर, माइक्रोवेव पे, इंडक्शन पे। जब वो 40 डिग्रीज पे पहुंच जाए, 40 डिग्री पे उसका टेम्परेचर पहुंच जाए, तो आप अपनी गैस या इंडक्शन को बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद वो 50 डिग्री तक अपने आप पहुंच जाएगा। हमारा टारगेट है इस ऑयल को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 से 40 मिनट तक गर्म करके रखना। पहले तो आपने हीट कर लिया कोकोनट ऑयल को, उसके बाद इसमें डालना क्या है वो सुन लीजिए। इसमें आपने 4 चम्मच आंवले का पाउडर, 2 चम्मच इसमें आपने कॉफी डालनी है, 4 चम्मच इसमें ग्रीन टी डालनी है। जो पत्ते वाली चाय हमें मिलती है बाजार में, उसको इतना पीस लेना कि उसका पाउडर बन जाए। ये सब इंग्रेडिएंट आपने कोकोनट ऑयल के अंदर डाल के उसको अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स तक आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करके रखना है। 50 से 55 हो जाए बट 60 क्रॉस नहीं करे, अदरवाइज ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीजें जो हमने बीच में डाली हैं, जल जाएंगे और अपना असर नहीं छोड़ेंगे। इतना करने के बाद आप इस मिक्सचर को ओवरनाइट छोड़ दीजिए, 10 से 12 घंटे इसको एक सेटल होने दीजिए। फिर आपने इसको छानना नहीं है, इसको फिल्टर नहीं करना, जैसा है वैसे के वैसा एक बॉटल के अंदर घुमा के मिक्स करके आपने इसको रख लेना है। जब भी आपको इस ऑयल को इस्तेमाल करना है, इसको अच्छे से शेक करके, मूव करके, ताकि जो सेटल हो चुके कंपोनेंट्स हैं ऊपर ऑयल के अंदर तैरने लग जाएं। उसको फिर ड्रॉपर से लेंगे आप, 1 से लेके 2 ml स्कैल्प के ऊपर आपने लगाना और फिंगर से स्प्रेड करना है, चंपी नहीं करनी, रगड़ना नहीं है। रगड़ना जो है हमारी मेडिकल साइंस के अंदर अच्छा नहीं है। फिंगर टिप से या कंघी के साथ आप मसाज करेंगे तो वो एक ज्यादा साइंटिफिक और बेटर ऑप्शन है। ये तेल जो बाकी आप DIY यूट्यूब पे देखते हो जिसमें बहुत सारी चीजों को जला दिया जाता है, अरे जलने के बाद उसके अंदर कंपोनेंट्स रह क्या जाएंगे, वो तो खत्म हो गया ना। ये एक एक्चुअल चीज बता रहा हूँ जिससे कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, ब्लड सर्कुलेशन को ये इंप्रूव करता है। आप इसे इस्तेमाल करेंगे 3 से 4 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके देखने को आपको मिलेंगे। देन PRP ट्रीटमेंट एक बहुत कॉमन ट्रीटमेंट हो गया आज की डेट में। कुछ लोगों को करना आता है, कुछ लोगों को नहीं आता, बट मेरी रिकमेंडेशन रहती है जब भी PRP ट्रीटमेंट करें तो कम से कम 60 ml ब्लड इस्तेमाल होना चाहिए। उससे पहले ये जरूरी है कि कम से कम 3 महीने तक आपको कोई वायरल फीवर ना हो, किसी भी तरीके का बीमार ना हुए हो पिछले 3 महीने में, और खासतौर पे वायरल फीवर ना हुआ। और PRP से पहले बेटर रहेगा आप अपना CBC करवा लें, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें स्पेसिफिकली आपके पास प्लेटलेट काउंट्स होनी चाहिए। और अगर प्लेटलेट्स काउंट आपकी 1.5 लाख से ऊपर है तभी आप PRP ट्रीटमेंट करवाइए। 60 ml ब्लड की फिल्ट्रेशन हम लोग मानते हैं कि एक ऑप्टिमम है,
उसी से आप एक सेशन पीआरपी का करवाइए। हमारे क्लिनिक पे हम लोग रूटीन में 60 ml ब्लड को ही प्रोसेस करके उससे पीआरपी करते हैं, जिसे हम नियो पीआरपी बोलते हैं। एक मॉडिफाइड प्रोटोकॉल है, पेनलेस है, लंच टाइम प्रोसीजर है, इसके लिए डाउन टाइम नहीं है, आपको किसी तरीके के रेस्ट की जरूरत नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं होती। आप जस्ट आए, वॉक इन, आपने प्रोसीजर कराया और अपना वापस जाके अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है जीएफसी ट्रीटमेंट। अगर आप पीआरपी ले चुके हैं या आप सारी टिप्स को फॉलो कर रहे हैं फिर भी हेयर फॉल नहीं कंट्रोल हो रहा, तो नेक्स्ट लेवल पे आप ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जीएफसी ट्रीटमेंट और पीआरपी ट्रीटमेंट में जो फर्क है वो ये है कि पीआरपी ट्रीटमेंट में हम लोग प्लेटलेट्स को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प के अंदर, जबकि जीएफसी ट्रीटमेंट में इन प्लेटलेट्स को सोल्यूशन में प्लाज्मा के अंदर ही एक्टिवेट कर दिया जाता है। एक्टिवेट करने का मतलब कि जो प्लेटलेट्स हैं अपने ग्रोथ फैक्टर्स को सोल्यूशन के अंदर ही छोड़ देते हैं, प्लेटलेट्स टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, इनका जो एक्टिव कंपोनेंट्स है सोल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं। फिर उस सोल्यूशन को जब हम स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से स्प्रेड होके और एकदम से इंस्टेंट इंपैक्ट देता है। जब हम पीआरपी करते हैं तो पीआरपी कुछ कुछ जगह पे अपना इंपैक्ट देती है, बीच वाले एरियाज के अंदर उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट कम रहता है। तो जीएफसी अप्रोक्सीमेटली मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंदर 2 से 2.5 गुना ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू पीआरपी ट्रीटमेंट। देन घर पे इस्तेमाल करी जाने वाली चीज है वो है लेजर कैप। लेजर कैप दोस्तों एक लेजर के छोटे छोटे रेड कलर के मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें के स्कैल्प के ऊपर कैप की फॉर्म में लगाया जाता है। नॉर्मली एक लेजर कैप के अंदर 100 और 150 के बीच में आपको लेजर के बल्ब्स मिलते हैं जो कि स्कैल्प के साथ बिल्कुल टच हो जाते हैं कैप की फॉर्म में। कुछ लोग लेजर की कॉम्ब भी सेल करते हैं, कंघी भी सेल करते हैं, जिसके ऊपर एक लाइन के अंदर 6 से 7 लेजर मॉड्यूल लगे होते हैं। अब इसमें डुप्लीकेसी भी बहुत आ रही है, समझ के चलिए। कुछ लोग कॉम्ब के अंदर लाल रंग के एलईडी बल्ब लगा देते हैं। एलईडी बल्ब और लेजर के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। एलईडी बल्ब की जो रोशनी होती है वो फैल जाती है, एक लाइन में नहीं चलती, जबकि लेजर के बल्ब की जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। लेजर के बल्ब को आप थोड़ा सा ऊपर सरफेस से रख के देखेंगे तो आपको नीचे दूर एक बिल्कुल सटीक डॉट दिखाई देगी, और अगर एलईडी को रखेंगे तो एलईडी का कोई भी निशान आपको नहीं दिखाई देगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये एक्चुअल लेजर है या एलईडी लाइट। लेजर कैप को डेली 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक आप सिर पे लगा के रख सकते हैं। नॉर्मली मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूं कि जब भी कोई अपना रूटीन एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या ट्रेडमिल कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम जो रूटीन में डेली करते हैं, टीवी देखते हैं, कुकिंग करते हैं, तो कैप लगा के 1 घंटे के लिए सिर पे आप छोड़ दीजिए और इसको रेगुलरली आप लगा सकते हैं। इसका कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 1 घंटे से ज्यादा भी हो जाए तो कोई नुकसान आपको ये नहीं करने वाली। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, एक बड़ी रूटीन और बड़ी प्यारी चीज है, मुझे दिल से बहुत पसंद है, वो है डर्मा रोलर। जी हाँ, नीडलिंग डिवाइस डर्मा रोलर इतनी उम्दा चीज है और इतने सस्ते प्राइस में हमें मिलती है, इसकी कोई रिकरेंट कॉस्ट नहीं है। एक बार आपने डर्मा रोलर ले लिया तो 5 से 6 महीने तक आप निश्चिंत हो जाइए। इस्तेमाल कैसे करना है, साइज कितना होना चाहिए, साइज होना चाहिए 1.5 mm। कुछ लोग 0.5 mm, 0.25 mm का डर्मा रोलर इस्तेमाल करते हैं, वो यूजलेस है, उसे इस्तेमाल मत करें प्लीज। 1.5 mm का डर्मा रोलर अगर आपके पास है तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर, आप बहुत हल्का सा टच करोगे तो 0.25 है, थोड़ा सा और दबाएंगे 0.5 है, थोड़ा और दबाएंगे 1 mm है, बहुत ज्यादा दबा देंगे तो 1.5 mm है। तो 1.5 mm के डर्मा रोलर से आप 0.5 से लेके 1.5 mm तक की पूरी रेंज आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.5 सीधा स्कैल्प के ऊपर लगाएंगे तो 0.5 है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको नहीं देगा। डर्मा रोलर 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि इसका एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने इसी चैनल के ऊपर डाला है। आप जाएंगे वीडियो की सीरीज में, आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। डर्मा रोलर को कैसे स्टरलाइज करना है, किस फ्रीक्वेंसी पे इस्तेमाल करना है, दवाई के साथ कैसे यूज करना है, सब चीजें मैंने उसमें बहुत इत्मीनान से आपको बताई हैं। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि डर्मा रोलर का इस्तेमाल आप डेली भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं और हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ रहेगा इंटेंसिटी का, यानी कि अगर आप हफ्ते में 1 बार डर्मा रोलर इस्तेमाल करते हैं तो वो इतने प्रेशर से आप करिए कि ब्लीडिंग पॉइंट्स आ जाएं, स्कैल्प पे बहुत छोटे छोटे ब्लीडिंग के पॉइंट्स आपको दिखाई दें। इतनी इंटेंसिटी से अगर हफ्ते में 1 बार करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बहुत ज्यादा पेन आप सहन नहीं कर सकते तो डेली बेसिस पे हल्का हल्का इतना प्रेस कीजिए और उठा लीजिए, प्रेस कीजिए उठाइए कि जितना पेन आप अच्छे से सहन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अपने आप को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पेन थ्रेशोल्ड कम है तो, अगर आपको पेन से बहुत ज्यादा डर लगता है, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो हल्का सा प्रेस कीजिए, उठा लीजिए, प्रेस कीजिए, उठा लीजिए, प्रेस कीजिए, उठा लीजिए। इस तरीके से डर्मा रोलर को रोज भी यूज कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार भी और 1 वीक भी।
डर्मा रोलर के साथ पेप्टाइड सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, पहले सीरम लगाएंगे उसके ऊपर डर्मा रोलर करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पहले डर्मा रोलर करना है। डर्मा रोलर जब हम करेंगे तो हमारी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, स्कैल्प के अंदर वेस्कुलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेसल्स खुल जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। उसके ऊपर अगर हम सीरम लगाएंगे तो सीरम की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मिनॉक्सिडिल कभी भी डर्मा रोलर के साथ इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोग रिकमेंड तो कर देते हैं, पर जिन लोगों को एलर्जी नहीं है मिनॉक्सिडिल से, वो भी अल्टीमेटली इससे परेशान हो जाते हैं। डर्मा रोलर से मिनॉक्सिडिल को इस्तेमाल करके फिर उन्हें परमानेंट ही सेंसिटिविटी बन जाती है मिनॉक्सिडिल की। तो जब भी डर्मा रोलर के साथ आपको यूज करना है तो कोशिश करें, मिनॉक्सिडिल अगर यूज करनी है तो 6 घंटे का गैप दें। पेप्टाइड सीरम आप 10 से 15 मिनट के इंटरवल पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी 10 टिप्स हेयर रीग्रोथ के लिए। और अगर आप इन टिप्स को एक या एक से अधिक या सारी टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हेयर लाइन से पीछे के एरिया में आपकी जो हेयर डेंसिटी है बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले आपका धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब तक हम अगला वीडियो लेके आते हैं तब तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।